and welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete our chapter. This is the part 4 of the chapter agriculture and part 1 and part 2 and part 3 में हमने और बहुत सारी grains, plantation crops, other than the plantation crops and fiber crops सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से पढ़ लिया है। जो आपकी बुक है उसमें बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, हमने बहुत ही पॉइंट निकाल कर उनको मैंने आपको पढ़ाया है। आप जब इनको पढ़ेंगे, आप इनको पॉइंट्स को पढ़ लेना, ये बहुत ही इनफ है। मोस्टली मैंने सभी कवर अप कर दिया है जो आपके पेपर में आएगा। आपके पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे कि कौन सी जो क्रॉप है कौन से स्टेट में उगाई जाती है, आपको ये याद तो करने ही पड़ेंगे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। एंड पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स हुए हैं हमारी एग्रीकल्चर में, एंड वो पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड और जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन फार्मर्स हैं वो फेस कर रहे हैं, वो सभी हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, कौन से जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स किए गए हैं वो पढ़ना है। प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर, सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द जो एग्रीकल्चर है उनमें जो फार्मर्स हैं वो कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, मोस्टली कैसे हैं, वो बैकवर्ड फार्मर्स हैं, उनको इतना नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में पता कैसे हम इरिगेशन कर सकते हैं बाय द ट्यूबवेल। जो थोड़े पुराने, थोड़े एंशिएंट जो वेज हैं उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मोस्टली जो फार्मर है किस पर डिपेंड है, मॉनसून पर डिपेंड है। एंड स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, तो जो लोग हैं मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके पास क्या है, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग है। ऐसा नहीं कि किसी के पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है कि इतने बड़े लेवल पर वो फार्मिंग कर पाए। सबके पास छोटे छोटे लैंड है और वो ऐसे हैं कि अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उन्हें यूज करते हैं, उनके खुद के कंजम्पशन के लिए ही क्रॉप उगाते हैं। एंड लो प्रोडक्टिविटी, नीड फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स, तो क्या है, ऐसा है कि फर्टिलाइजर नहीं हम यूज करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन नहीं यूज करें तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, मॉडर्न जो औजार है वो चाहिए। तो एग्रीकल्चर में कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो मोस्टली फार्मर्स हैं, वो क्या है, वो मॉनसून पर डिपेंड है। और उनमें ऐसा है कि उनके पास ऐसे इतनी लैंड है कि खुद की कंजम्पशन के लिए वो यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे क्या होवे, हमारे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, उसके पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल था। उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंडिपेंडेंस के बाद फार्मर्स को, अबॉलिश ऑफ जिम्मेदारी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मर, लैंड रिफॉर्म्स वर अ मेजर फोकस ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो क्या हुआ, जिम्मेदारी को अबॉलिश किया गया, सबके पास अपने खुद के इंडिपेंडेंट फार्मर लैंड होल्डिंग होगी और खुद फार्मर उन पे जो मर्जी चाहे अपने सीजन के अकॉर्डिंग अपना जो भी उनके फसल क्रॉप उगानी है वो उगा सकता है। अबॉलिशन हो गया किसका, जिम्मेदारी का। एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग थी उसको कंसोलिडेट किया गया। एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसका मतलब ये है कि जो सभी लोग एक साथ मिलकर कोऑपरेशन से क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स आर अ मेजर फोकस ऑफ द 5 ईयर प्लान, तो ये था प्रॉब्लम्स थी। और जो 5 ईयर प्लान था, जो हमारे इंडिया का 5 ईयर प्लान था, उसमें फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म्स पर। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इंट्रोड्यूस इन 1960 to 1970, तो 1960 to 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया। बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है कि हम जो एग्रीकल्चर है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे। इससे क्या करेंगे, हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है किसकी, लैंड की और क्रॉप्स की, उसको इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा है कि हम जो किसी लैंड में क्या करेंगे, क्रॉप को उगाएंगे और उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। तो मोस्ट ऑफ स्टेट है जो हमारे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उसमें क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ, ट्यूबवेल इंट्रोड्यूस किए गए। एंड ऐसे है कि जैसे ट्यूबवेल है, अब ट्यूबवेल में क्या होता है कि हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं और फसलों को देते हैं।
बट आप बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया क्या होता था कि हम किस पे मोस्टली किस पर हम बेस्ड थे, किस पर हम ऐसा है कि उस पर ही हम बेस्ड थे, दैट इज ऑन द रिवर पर हम बेस्ड थे, जो नहरों का वाटर है उस पे मोस्टली और मॉनसून पर बेस्ड थे। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा है कि हमने ट्यूबवेल को इंट्रोड्यूस किया एंड द इरिगेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ। इससे क्या हुआ, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई और हमने फर्टिलाइजर को यूज करना भी शुरू कर दिया। ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, आल्सो कॉल्ड द ऑपरेशनल फ्लड इंक्रीज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। व्हाइट रेवोल्यूशन में होगा कि हम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और ये बहुत ही बड़े लेवल पर इसको लेकर जाएंगे। कॉम्प्रहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये थे हमारे प्रोग्राम ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्रहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले गए। तो 1980 टू 1990 में ये प्रोग्राम निकाला गया। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए एंड क्रॉप इंश्योरेंस, जब कोई फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा एंड कोई साइक्लोन आएगा, फायर होगी, तो उसकी क्या हुआ, जब आएगा तो क्रॉप की इंश्योरेंस होगी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया गया। कॉर्पोरेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया, कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया। लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, जो लोन थे वो फार्मर्स लोन ले सकते थे एट द लोअर इंटरेस्ट एंड रेट्स आर फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर। जो ऐसा था कि जो फार्मर्स की जो फाइनेंशियल उनकी ऐसी हालत थी फाइनेंशियली, वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या था, ऐसा था कि क्रॉप की इंश्योरेंस होगी अगेंस्ट द ड्रॉट, फ्लड एंड फायर, साइक्लोन एक्सेट्रा। आफ्टर दैट बहुत सारे कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया गया, जिससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन ले पाएंगे। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये क्या है, प्रोवाइड इजी एंड टाइमली एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है जिसमें टाइमली क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को मिलता है किसान को, फार्मर्स को। पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम, ये क्या है, पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज फॉर फार्मर्स। तो इससे क्या होगा, क्या है, पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम होती है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, बट ऐसा है कि 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। थोड़ा ऐसा है कि अब तो ऐसे पेपर्स आने लगे हैं कि बहुत ही डीपली पूछते हैं, तो हम किसी चीज को नहीं छोड़ सकते, आपको हम सबको पढ़ना ही पड़ेगा। 1 मार्क भी आपकी रैंक को डिसाइड कर सकता है ऑल ओवर द इंडिया। ओके, अदर स्पोर्ट्स, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने और भी कौन से स्पोर्ट दिए फार्मर्स को। सो वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। तो क्या हुआ, वेदर ब्रॉडकास्ट किए गए भी, कब कब कैसा वेदर होगा, जिससे फार्मर अपनी क्रॉप्स को सेव कर सकते हैं मोस्ट ऑफ। एंड और भी क्या है, प्रोग्राम लाए गए फार्मर्स के लिए ऑन द टेलीविजन, ऑन द रेडियोज। एंड एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये है कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप को उगाएंगे ऑन द मिनिमम रेट पर, जो गवर्नमेंट है उनसे खरीदेगी। तो उनको ऐसा नहीं है कि हमने उगाया किसको बेचना पड़ेगा, तो ऐसा है कि वो आपने सिर्फ उगाना है, तो गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी किस पर, ऑन द बेस ऑफ एमएसपीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, रिम्यूनरेटिव एंड द प्रोक्योर थ्रू द पौधा यात्रा। तो क्या है, ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, किसके द्वारा शुरू किया गया, बाय द विनोबा भावे। वो कौन थे, इसके स्पिरिचुअल हेयर थे एंड फॉलोअर्स ऑफ द ग्राम साम्राज्य। किसके फॉलोअर्स थे, ग्राम साम्राज्य के फॉलोअर्स थे। एंड उन्होंने किसमें, पौध यात्रा के द्वारा जो पूरा इंडिया है उसको ट्रेवल्ड किया। ओके, सो भूदान का क्या मतलब है, स्टार्टेड एट द पोचमपल्ली लैंडर्स वॉलंटरी डोनेटेड लैंड टू लैंडलेस लेबर्स। ऐसा है कि जिसके पास बहुत सारे लैंड्स हैं, वो ऐसा है कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो करेंगे अपनी जो जमीन है, अपनी लैंड्स है, किसको डोनेट करेंगे, लैंडलेस फार्मर्स को। ओके, लैंडलेस फार्मर्स को। फर्स्ट डोनेशन श्री रामचंद्र रेड्डी डोनेटेड टू 80 एकर्स टू 80 लैंडलेस विलेजर्स। तो फर्स्ट किसने लैंड को शेयर किया था, किसको उन्होंने दिया था, तो आएगा आपके पेपर में, एमसीक्यू में आ सकता है, श्री रामचंद्र रेड्डी ने। उनके पास 80 एकड़ की लैंड थी और उन्होंने 80 एकड़ विलेजेस को दे दिए थे। ओके,
तो क्या था, भूदान। भूदान का मतलब है भूमि को दान करना, तो जिनके पास लैंड नहीं है उनको दान करना, भूदान वुमेन। ग्राम दान क्या क्या मतलब है, इंटायर विलेजेस डोनेटेड लैंड टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड द ब्लडलेस रेवोल्यूशंस। ग्राम दान, इंटायर विलेजेस डोनेटेड लैंड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो सभी जो लैंड है किसका, इंटायर विलेज का, उसको देंगे, किसको देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द ब्लडलेस रेवोल्यूशंस। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर, तो जो हमारे इंडियन की इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो जो हमारी एग्रीकल्चर है क्या है, वो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जो हमारा इंडिया है मोस्टली क्या है, वो ऐसा है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो किसमें काम करते हैं, इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ओके, इन द प्राइमरी सेक्टर। प्रोवाइड लाइवलीहुड मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है एग्रीकल्चर से, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। बट जीडीपी शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिक्रीज, बट समटाइम्स ऐसा है कि लोगों ने अपना मूवमेंट किसमें, सभी सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में कर लिया है। जो अब के लोग हैं, चिल्ड्रंस हैं, यूथ हैं, वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो अपना टाइम इसमें एग्रीकल्चर में स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उन्होंने क्या किया है, अपने जो उनकी स्किल्स है किसमें है, उनके इंटरेस्ट किसमें है, सर्विस सेक्टर में। तो इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर है उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्रीज हो रहा है। एंड आल्सो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो एग्रीकल्चर से डिक्लाइन होने से जो एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी से डिक्लाइन होने से, इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो रही है, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो रही है, जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट के कौन से कैसे एफर्ट्स हैं जिससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सके। सो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, तो उन्होंने क्या करना है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करनी है किसकी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर्स। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं जो लोगों को प्रेरित कर सकें कि अपने एग्रीकल्चर को कैसे अच्छे से ग्रो करना है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो क्या है, वो इसमें ही बेस्ड है। और भी हैं, इसमें कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटीज, सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग एंड द हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना, दैट इज ऑल दैट द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अदर प्रायोरिटीज कौन सी है इंडियन गवर्नमेंट की, दैट इज एग्रीकल्चर रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो क्या करना है, और वो किस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, उन पर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च पर। एग्रीकल्चर में रिसर्च करना, अच्छे से उनको जो सीड्स हैं उनको हाईली ब्रीड करना, और बहुत सारे जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको करना, कि बताना, पहले ही फार्मर्स को बता देना कि वेदर के बारे में, तो वो अपनी क्रॉप्स है उनको सेव कर सकते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स हैं वो प्रॉब्लम्स कौन सी फेस कर रहे हैं टुडे की टाइम। इंटरनेशनल कंपटीशन, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपटीशन तो होगा ही। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोग हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है किसमें कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट वो डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन फर्टिलाइजर्स, राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा है कि जिसमें जो हम देंगे, जो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, उनपे तो कॉस्ट लगेगी, तो उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है। ओके, राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज, फॉलिंग प्रॉफिटेबल, फार्मर्स विथड्रॉ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आपके जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, आपके सीधे पेपर में आएंगे। व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर, but problem faced by the Indian farmers, ऐसे आएंगे। ओके, why agriculture generated enough jobs, GDP growth increase but employment growth decrease, why agriculture generated enough jobs, जो एग्रीकल्चर है वो enough जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्रीज, तो जीडीपी ग्रोथ तो इंक्रीज हो रही है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, लोग नहीं जा पा रहे। जो आज का यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली सभी सेक्टर में जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिक्लेटिंग, मैकेनाइजेशन रिड्यूस लेबर डिमांड, स्मॉल लैंड होल्डिंग
इंक्रीज इनकम, स्मॉल लैंड होल्डिंग, डिक्रीज इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसा है, मोस्ट ऑफ हमने पढ़ा है कि लेबर की डिमांड वो भी डिक्रीज हो रही है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जो इनकम की अपॉर्चुनिटी वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा है कि आज का जो मॉडर्नाइजेशन है आपको पता ही है, तो मोस्ट ऑफ जो पर्सन है आप तो, अब तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, नहीं एजुकेटेड हो, तो सभी मोस्टली क्या है, एजुकेटेड है। तो वो अपना जो टाइम है अपनी स्किल्स में किसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो सर्विस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए तो तभी तो जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है, बट इन द एग्रीकल्चर फील्ड जो अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेबर्स हैं वो क्या कहाँ जा रही हैं, वो तो सर्विस सेक्टर में जा रही हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जो कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारे 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 देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, इंडियन स्पीसीज एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, जो हमारी जो स्पीसीज थी, जो हमारी इंडियन स्पीसीज स्पाइसेस थे, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, स्पाइसेस थे जो वो वर्ल्ड वाइड क्या हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एंड कॉटन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल। तो जो कॉटन थी वो क्या कर रहे थे, हम ब्रिटेन जा रही थी एज अ रॉ मटेरियल, उससे क्या बन रहा था, वहां से फिनिश्ड गुड आ रहे थे, जैसे क्लोथ्स बनकर आ रहे थे। कॉटन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द एंड द मैनचेस्टर एंड द लिवरपूल। तो जो कॉटन थी वो एज अ रॉ मटेरियल जा रही थी, एंड क्या हो रहा था, हमारे पास हमारे पास फिनिश्ड गुड आ रही थी। तो मैनचेस्टर एंड लिवरपूल क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मैनचेस्टर एंड लिवरपूल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली हम कह देते हैं जो मैनचेस्टर कहाँ है, वो ब्रिटेन में एक जगह है। ओके, ये क्या थी, ये एज ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि हमारे जो कॉलोनियल पीरियड था उस पर क्या इम्पैक्ट था, उस टाइम क्या इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर का। मूवमेंट, जब भारत मूवमेंट क्या है, तो जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वो क्या है, वो उनको वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिको ग्रो करना चाहते थे, बट ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उनको फोर्स किया टू ग्रो इंडिको। फार्मर्स फोर्स टू ग्रो इंडिको कुड नॉट ग्रो इनफ फूड क्रॉप्स फॉर फैमिलीज। ऐसा है कि वो इंडिको ग्रो करेंगे तो इस इंडिको ग्रो करने से क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी। अब हम उस पे जो फार्मर्स लैंड है उस पे हम कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए कोई क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने से वो अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए भी क्रॉप नहीं उगा पाते थे। ओके, आफ्टर 1990 जब कॉलोनियल गवर्नमेंट खत्म हुई 1947 के बाद, कुछ 5 ईयर प्लान्स भी आए। आप उसके बाद 1990 के बाद क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स एक्सपोर्ट टू ग्लोबल कंपटीशन प्रोडक्ट फ्रॉम हेवीली सब्सिडाइज्ड इंडियन प्रोडक्ट स्ट्रगल टू कंप्लीट इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट उन्होंने एमएसपी देना स्टार्ट कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है, जो फार्मर्स से जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग उनके बेस पर उनसे अपनी जो फसल है अपनी क्रॉप को खरीदेंगे, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन की जो रोल है वो डिक्लाइन होगा, वो अबॉलिश्ड होगा। ओके, इंडियन प्रोडक्ट स्ट्रगल टू, इससे ऐसे भी है कि इससे थोड़ा कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ, तो वो अपनी जो फसल थे वो सीधी गवर्नमेंट को बेच सकते थे। एंड बट इसका थोड़ा ऐसा है कि जो अदर कंट्रीज है वो भी इसको ऐसा है कि अगेंस्ट है अदर कंट्री एमएसपी के, उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है कि आप इतने लो प्राइस पर आप बेच रहे हो, बट उनसे क्या है, हाई प्राइस पे आप फार्मर्स के ले रहे। थोड़ी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स है, आपको नहीं समझाएगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड इज वेरी गुड। अफेक्टेड प्रोडक्ट्स, तो इससे कौन से प्रोडक्ट अफेक्ट हुए, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस। ओके, बट थोड़ा पार्ट इसका हम इस चैप्टर को पार्ट 5 में खत्म करेंगे, अभी ये खत्म नहीं होगा, थोड़ा लंबा चैप्टर था, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, आपको समझने में भी इजी होगा। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब।